आप बताओ क्या समझते हैं मशीन लर्निंग। मतलब अपने आइडिया क्या है, ओवरव्यू वो तो पता चलेगा ना, क्या अंडरस्टैंडिंग है। बताओ। कुछ तो आइडिया लग रहा होगा ना मशीन लर्निंग। क्योंकि जब तक ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट मतलब इनका डेफिनेशन या फिर इनका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो फिर आगे कितना भी समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। तो मशीन लर्निंग आप क्या समझते हो, पहले मुझे वो जानना है। बताओ। आप बताओ। जैसे कोई जरूरी नहीं है प्रोग्रामिंग सही हो या गलत हो, चलेगा। जैसे कोई प्रोग्रामिंग कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जीक्यूट कर रहा है, मशीन लर्निंग की हेल्प से उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ा सकता है, जो टाइम जिस टाइम में कर रहा है वो भी रिड्यूस कर सकता हम्म, आपका वर्षा, वर्षा नाम का है। और फलक। नहीं, ये दोनों खराब है, इसको कहीं साइड पर रख दो। और सारे चार्जेस कहाँ पे, कहीं मुझे नहीं आए, एक बार देख के बताओ। फलक। ह्यूमन एनालाइज प्रोग्राम का कैसे छोटा करते हैं। नहीं, इसमें वैसा कुछ नहीं, बस आपको क्या समझ में आता है मशीन लर्निंग सुन के, वो जानना है। जरूरी नहीं कि एकदम सही हो, गलत भी हो सकता है। या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है मशीन लर्निंग को लेके, कि आप क्या सोचते हो कि मशीन लर्निंग होता क्या है। कुछ तो एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से बता मशीन्स का मतलब क्या होता है। मशीन तो बोलते हैं, थ्री इडियट्स वाला है। नहीं, सकते। ये कोई दूसरे लैपटॉप का है, इनका नहीं है, डेल का, एचपी का। हीट लगा था। कोई भी मैकेनिज्म जो ह्यूमन का एफर्ट क्या करता है, कम करता है। लर्निंग मतलब यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग का मीनिंग सिखाना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन्स को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन मशीन्स में ना ही माइंड है, ना ही दिमाग है, ना ही वो सोच सकता, ना ही कुछ कर सकता है अपने से। तो फिर उनको हम लोग सिखाएंगे कैसे। बात तो यही है ना। हाँ। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास जो मशीन है, वो कोई भी चीज़ समझेगा तो वो क्या करना होगा, आपको मेमोरी में सेव करवाना होगा या फिर उसको कोई पैटर्न देना होगा। क्योंकि मशीन्स क्या करता है, एक पैटर्न पे ही काम करता है। जैसे आप, अगर कोई मशीन है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे तो उसमें क्या रहता है, मशीन्स रहते हैं। तो उनका एक फिक्स काम होता है कि सिर्फ उनका काम क्या है, अगर पेंट करना है तो वो सिर्फ पेंट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अगर दूसरे मशीन का काम है सिर्फ क्या, कि जितने भी बोल्ट्स हैं उनको क्या करना, टाइट करना, तो वो वही काम करेगा। तो उसमें क्या था, कुछ चीज़ें प्रोग्राम की रहती है कि ये स्टेप है, ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। तो ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती थी पहले। अब क्या है कि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है। तो उस डेटा के बेस पे हम लोग क्या करते हैं ना, कि ये प्रीवियस डेटा है और उसके बेस पे ये चीज़ें हो सकती है। तो वो डेटा से हम लोग क्या करते हैं, मशीन्स को लर्निंग मतलब लर्न करवाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप कहीं पे जाते हो जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं पता होता है। देन आपको क्या करता है, सीनियर सारी चीज़ें बताता है। देन आपको गाइड करता है। कहीं पे आप गलती करते हो उनको क्या करता है, ठीक करता है। देन आपको फिर से बोलता है कि आप इसका रिजल्ट इंप्रूव करो। देन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी इंटर्नशिप में रहते हो, उसके बाद आपका क्या रहता है, फाइनल रहता है। कि उसके बाद आपको एक फाइनल असेसमेंट दिया जाता है कि आप बताओ इसमें से कितनी चीज़ आप सही से करके दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो उसमें से फिर आपकी एक्यूरेसी चेक होती है। देन वो होता है कि अगर आपने सही से किया तो वो परमानेंट करते हैं, अदरवाइज फिर क्या करते हैं कि आपको फिर से प्रोविजन पीरियड बढ़ा देते हैं। या तो फिर क्या करेंगे, वो रिटायर करेंगे, मतलब कि दूसरे बंदे को लाएंगे। तो इसी तरीके मशीन में करते हैं। मशीन क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें सीखेगा वो डायरेक्टली उनके पास माइंड नहीं है, तो कैसे, डेटा के बेस पे। और डेटा हम लोग क्या है, कैलकुलेशन बेस में सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन होगा तभी क्या होगा, आंसर आएंगे। तो कैलकुलेशंस के लिए नंबर्स चाहिए, है ना। तो वो सारे नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, और नंबर में जो कैलकुलेशंस होगा वो डायरेक्टली हम लोग किसके थ्रू करते हैं, कोई ना कोई इक्वेशन बनता है ना।
कि मान लो आपके पास दो वैल्यूज है। कि हमारे पास एक 2x+3y इक्वल टू 5 है, और एक 3x+3y इक्वल टू मान लो 6 है। अब आप इसमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, बता सकते हो? इस तरीके के बचपन में हमने सॉल्व किया था। वो बताया था आपने एक्स स्क्वायर। फिर सर ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से हाँ। मल्टीप्लाई कर दो तो वो 6 हो जाएगा, 2 हम्म। 6 हो जाएगा, और नीचे वाले को 2 से कि सबसे पहले किसी एक इक्वेशंस को लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक्स जो भी एक सेम वैल्यूज है एक्स वाले को एक्स एक्स के साथ रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक क्या होगा, आपके पास एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। देन इसी तरीके से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, देन वाई की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से करते थे। तो ये क्या हो गया कि आप अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, और यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन है ये। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे आप क्या करते हो, किसी भी अननोन वैल्यूज को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो मशीन्स में भी क्या होता है कि अननोन चीजें फाइंड करने के लिए इक्वेशंस का ही यूज करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई माइंड नहीं होता है। तो यही इक्वेशंस क्या होते हैं, मॉडल कहलाते हैं। और यही आपका क्या रहता है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम्स रहते हैं। तो ये एकदम ब्रीफ में बोल सकते हो, तो यही इक्वेशंस क्या हो गया, मॉडल हो गया आपका। अब ये मॉडल में क्या रहता है कि कितना एक्यूरेसी होगा, कितने इंप्रूवमेंट चाहिए, कितना डेटा है, किस डेटा के बेस पे कितना टाइम लगेगा, किस टाइप के डेटा में किस टाइप का एल्गोरिदम काम करेगा, किस में नहीं काम करता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर देखेंगे। तो ये जो आपका इक्वेशन बना ना, यही होता है क्या, एक मॉडल। और मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग पे। ये मशीन लर्निंग मॉडल है। ये समझ में आया, क्योंकि इसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, एक्स और वैल्यू के अननोन वैल्यूज जितना भी चाहो वो फाइंड कर सकते हो। कि मान लो आपका एक्स एक लाइन पे, मान लो ये क्या है, आपका एक्सपीरियंस है। ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपकी सैलरी है। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स है तो इसकी सैलरी 5 लाख। 4 ईयर्स का है तो 8 LP है। और 1 ईयर्स का है तो इनका 4। और जिनका 0 है वो भी क्या है, 4 है। इसी तरीके से क्या है, आपके पास एक डेटा होगा। देन इसे देखे उन्होंने पूछा कि जिसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी क्या दे सकते हैं। तो कैसे फाइंड करते हो, कि मान लो एक इक्वेशन आपने सॉल्व किया, कि जहाँ पे हमारा क्या था, 3x = 5। तो ये हमारा क्या था, वेरिएबल, और एक्स हमारा क्या है, जो हमारे फीचर्स करने में। तो ये हमारा एक्सपीरियंस हो गया, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको 5 क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। देन इसी तरीके से 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको कितनी सैलरी मिल रही है, 8। देन ई की वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हो आप, 5/3 इसमें निकलेगा, है ना। तो 1.9 के आसपास आएगा। देन इसी तरीके से दूसरे में ई की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 8/4 आएगा। तो अप्रोक्स 2 आएगा, है ना। तो इस तरीके से ई की वैल्यू कितना निकल सकता है आपके हिसाब से, जितने आपके पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट रहेगा ना, तो आपके पास कितना डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4। तो आपके पास कितने ई की वैल्यूज आएगी, 4 आएगा। अब इसमें से कौन सी ई की वैल्यू इसको ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सारों इन सबके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी ही निकाल रहे हैं ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो उनके बीच का डिफरेंस आएगा, या फिर जो भी उनका क्या आएगा, एक्सपीरियंस की वैल्यू आएगी ई की, उसका एवरेज लेके क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स कर सकते हैं। तो वही हमारा क्या बन जाएगा कि ई की वैल्यू मान लो कि अप्रोक्स 1.9 यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 आया। देन 1/4 तो इसका 4 आ गया। इसी तरह 0/4 तो 0 आ गया। तो आप देख रहे हो 0 और 2 के बीच में, 0 और 4 के बीच में ज़्यादा वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। कितना आया था, 0, एक 4 आया था, एक 2, और +2 कितना आ गया, बाई 4। इसका एवरेज निकालेंगे कितना आएगा, 8/4, है ना, 2 आएगा। तो इसका एवरेज पॉइंट हमारा क्या गया, 2 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई की वैल्यू हम लोग हर टाइम 2 के आसपास लेंगे तो हमारा एक्यूरेसी का चांस क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन इसमें क्या करते हो, 2E कितना होगा, तो 2 × 2 तो कितने सैलरी हो सकती है, 4 LPA का। तो जिसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उसका भी अप्रोक्स क्या होगा, 4 लाख के आसपास होगा। जैसे पहले इन सबका वो निकालेंगे, if इसको प्लस कर देंगे। तो ये मैंने क्या किया, एक बेसिक्स बताया कि किस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल चीज़ें निकालते हैं, अननोन वैल्यू। तो इसी तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं ना, मशीन्स में भी करते हैं, कि यही क्वेश्चंस रहेगा। और मशीन्स क्या करेगा, ये ई की वैल्यू को देखेगा, फाइंड करेगा। तो ये ई की वैल्यूज कहाँ पे बेस्ड होगा, वही उसका क्या होता है, लर्निंग होता है। कि ई की वैल्यू कहाँ पे बेस्ड हो सकता है, वही हम लोग क्या बोल रहे हैं, मशीन्स को सिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास क्या रहेंगे, करोड़ों वैल्यूज रहेंगे, नंबर ऑफ लैक्स रहेंगे डेटा पॉइंट्स। तो उसके बेस पे अब ई की वैल्यू कौन सा हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। तो वही कैलकुलेशंस का काम किसका रहता है, मशीन्स का रहता है। और वो अच्छे से कैलकुलेट करता है तो हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग मशीन्स को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। मतलब वो मशीन्स क्या कर रहा है, ई की वैल्यू निकाल रहा है,
अब उसके बेस पे क्या करेगा, एक फिक्स पैटर्न देखेगा और उसके बेस पे आंसर करेगा। तो मशीन लर्निंग में जो भी चीज़ होती है वो फिक्स पैटर्न पे होती है कि उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज किया तो आंसर करेगा, अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं करा तो वो क्या करेगा, गलत आंसर करेगा। तो ये हमारा पूरा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और पूरा एआई का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। अब इसमें क्या होता है कि किस डेटा में किस टाइप का इक्वेशन काम करेगा, क्योंकि हर डेटा में हर इक्वेशन काम नहीं करता है ना। कि अगर आपके पास क्या रहा, लाइन इक्वेशन, पॉइंट रहा, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, एक पॉइंट का इक्वेशन अलग बनता है, एक रेक्टेंगल का इक्वेशन अलग बनता है, एक सर्कल का इक्वेशन, एक स्क्वायर का, एक क्यूब का, सबका इक्वेशन अलग बनता है बेस्ड ऑन डेटा ना। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जैसा डेटा होगा वैसा इक्वेशन बनेगा, मैथमेटिकली हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आपके पास जिस टाइप का डेटा होगा उस टाइप का इक्वेशन बनेगा। तो हमने बेसिक्स कहाँ पे था, इधर रख के वहाँ रख के बंद कर दे। काम कर रहा है ये, हाँ, एक second। केवल किस बेस पे बनाया था वो क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चंस वो तो मैंने डिलीट कर दिया। उसमें बेसिकली यही था ना कि आप नॉर्मली इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, वही था। बचपन में हम लोग ने पढ़ा था ना कि आपके पास क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू है, वो आपको फाइंड करना है। इस तरीके से होगा, 2x + 3y = 5 और 2x + 4y = 3। ये इक्वेशन सॉल्व करते थे, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। अगर यही आपके पास क्या है, मल्टीपल वैल्यूज है, तो आप कैसे करते थे कि जो आपका सबसे अच्छा वैल्यूज होगा, मतलब एवरेज, एवरेज क्या रहता है, सबका नियरेस्ट पॉइंट रहता है मीन से। तो वही हम लोग क्या करते हैं, एवरेज, अगर आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस बनेगा तो यहाँ पे क्या होता है ना, जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा इक्वेशन बनेगा। और उसी इक्वेशंस पे क्या करते हैं, जो उसका बेस्ट वैल्यू होगा, जिससे क्या होगा हर एक पॉइंट का आंसर सही आ सकता है, वो हम लोग फिर लेते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, वैल्यू। और वही वैल्यू हमारा पैटर्न में क्या करता है, यूज करते हैं। और वही यूज क्या कराता है हमारे पास, मशीन लर्निंग कहलाता है। अब उसको आप इम्प्रूव करोगे, देन क्या करोगे, डेटा के बेस पे और भी चीजें होंगी जिसको आप एक्यूरेसी चेक करोगे। एक्यूरेसी चेक करने के बाद हमारा क्या है, एरर कहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीजें चेक करोगे। तो सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो मशीन लर्निंग में हमने बताया था कि ये क्या होता है, एआई का पार्ट होता है। एआई बेसिकली क्या हो गया, एक टूल हो गया जो आप रियल वर्ल्ड में यूज करते हो। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या हो गया, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई टूल बनाते हो। ये क्या करता है, आपका आर्किटेक्चर या फिर बोल सकते हो जो मेन मॉडल है उससे बनता है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज करके आप क्या बनाते हो, मॉडल बनाते हो। अब यही मॉडल जब आप रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हो, यूज करते हो, तो वही क्या कहलाता है, एआई कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसमें हमेशा क्या सोचना है, ये नहीं कि एआई अलग है या फिर इनके लिए अलग कॉन्सेप्ट लगता है। ये मशीन लर्निंग का जो आप पढ़ोगे वही होता है, और जो डीप लर्निंग में पढ़ोगे वही। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जितने बेसिक्स एल्गोरिदम है वो डिफाइन है, और कोर कॉन्सेप्ट, और वही चीज क्या होती है, इसमें एडवांस हो जाता है। ठीक है, तो यही स्टेप्स है। देन इसके आगे फिर फर्दर अभी क्या है, एलएलएम मॉडल्स चल रहा है कि डीप लर्निंग के अंदर जाओगे तो एलएलएम मॉडल्स आएंगे। ठीक है, देन इसमें भी क्या होते हैं कि दो मॉडल, दो चीजें होती हैं डीप लर्निंग के अंदर, एक कंप्यूटर विजन और एक होता है एनएलपी। कंप्यूटर विजन मतलब कि जो सिर्फ इमेज के लिए काम आएगा। इमेज हमारा क्या है, अलग टाइप का डेटा है ना, तो उसके लिए एल्गोरिदम क्या होंगे, इक्वेशंस अलग बनेंगे, तो उसका पूरा अलग इक्वेशन होता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन। कि आप पहले इमेज को रीड करते हो, देन उसमें क्या करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो। दूसरा होता है टेक्स्ट बेस। टेक्स्ट बेस में हम लोग क्या चेक करेंगे, ग्रामरिक, जो भी हमारा ग्रामर होगा, इनके बाद कौन सा वर्ड है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनएलपी। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं कि जो हम लोग बेसिकली आम बोलचाल में क्या करते हैं, यूज करते हैं, वही चीज हम लोग सिस्टम के साथ भी करते हैं, मतलब कोई भी टूल के साथ। तो ये क्या होता है, पूरा ओवरव्यू। फिर डेटा क्या होता है कि डेटा मैनेज करता है सारा चीज, कि डेटा कहीं से भी आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो उसका फॉलो फ्लो कौन मैनेज करता है, बिग डेटा वाले, जिसको बोलते हैं डेटा इंजीनियर्स। डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, डेटा को क्लीन करना और डेटा एनालाइज करना कि कौन सा डेटा हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा नहीं। देन डेटा साइंस क्या करता है, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। उनके पास हर एक चीज का बेसिक नॉलेज होता है, और ये क्या करता है, हर एक चीज को क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो ये हमारा डेटा साइंस पूरा कहलाता है। ये समझ में आया? तो अभी आजकल डेटा साइंस में जो भी चीज रोल, जॉब रोल आती है ना, वो एक्सपीरियंस बेस आता है। क्यों? क्योंकि आप एक पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करते हो, तो ये एक्सपीरियंस बेस में आएगा।
जिसमें आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली किसी एक जॉब रोल में जा सकते हो स्टार्टिंग करके। इसमें फ्रेशर भी नहीं आ रही है डेटा साइंस? डेटा साइंस में आप यही देखो कि ये कॉम्बिनेशन है। इतना फ्रेशर्स के लिए क्या होना चाहिए, कंपलसरी होता है कि उनके पास एटलीस्ट हर एक चीज़ का बैकग्राउंड होना चाहिए, बेसिक्स इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि उनके पास क्या होना चाहिए, पूरा डेप्थ नॉलेज हो, लेकिन उनके पास इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो वही हमारा डेटा साइंस होता है। लेकिन अब क्या हो गया ना, हर एक चीज़ का ब्रॉड हो गया, मतलब डेटा एनालिटिक्स अब बहुत ज़्यादा अलग से यूज़ हो रहा है, बिग डेटा अलग से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डीप लर्निंग अलग से, मशीन लर्निंग और एआई का, एआई कॉम्बिनेशन है। तो इन चीज़ों का क्या हो गया ना, अलग अलग टीम बन जाता है। तो उस टीम को कौन मैनेज कर सकता है, जिसको हर एक चीज़ का नॉलेज हो, बैकग्राउंड का, है ना, कि कौन सा काम किसको देना है, कैसे देना है, कब कौन से काम कंप्लीट हो सकते हैं, वो क्या होता है कि मैनेज करने का काम होता है। तो फिर डेटा साइंस को सबका नॉलेज होता है, तो क्या करता है, वो इजीली मैनेज कर सकता है। इसीलिए इनका क्या आता है, पैकेज भी अच्छा होता है। इसमें एक आता है अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट। अप्लाइड का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीजें हो रही है प्रोजेक्ट में, उसको मॉनिटर करना और उसको अप्लाई करवाना। इसमें भी जॉब रोल अप्लाइड और मैनेजरियल रोल ज्यादा आते हैं। अगर आपका कहीं पे भी डेटा साइंस लिखा हुआ है, तो आप देखो पर्टिकुलरली डेटा एनालिटिक्स वाले टूल्स मेंशन होंगे, बिग डेटा वाले टूल्स मेंशन होंगे, तो आप समझ लेना कि पर्टिकुलरली उन्होंने डेटा साइंस बोला है, लेकिन ज्यादातर फोकस उनका किसमें, डेटा एनालिटिक्स। अगर उन्होंने एमएल का पार्ट ज्यादा क्या किया है, फोकस किया है, तो उन्होंने एल्गोरिदम के बारे में पूछा है कि इसमें आपको ये एल्गोरिदम आने चाहिए आपके जॉब डिस्क्रिप्शन। एल्गोरिथम कौन कौन से होते हैं? बताते हैं। पहला लाइन इक्वेशन, जिसको लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। दूसरा आपके पास निकला है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये भी क्या होता है, प्लेन पे काम करता है, वो भी 3D पे। एंड देन आपके पास होता है डिसीजन ट्री। और यही तीनों एल्गोरिदम का यूज करके फिर आगे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो उसके बाद आपके बनता है रैंडम फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं असेंबल लर्निंग। असेंबल लर्निंग में क्या होता है ना, कि ये मॉडल कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और उसमें से जो बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आएगा वो यूज करेंगे। उसकी तरह से क्या है, अलग अलग मॉडल्स है, तो ये कंबाइंड मॉडल होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास क्या आते हैं, न्यूरल नेटवर्क आते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, ये आपका डीप लर्निंग में आता है। इसी तरीके से हमारा माइंड काम करता है। माइंड में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। वो वो कोई भी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बता सकते हो? तो सिचुएशंस, इन्वायरमेंट और पैटर्न, है ना। तो सिचुएशंस मतलब डेटा, एनवायरनमेंट मतलब कि वो डेटा कहाँ पे काम आ सकता है, क्योंकि सेम चीज आप बोलोगे अलग अलग एनवायरनमेंट में तो मीनिंग अलग अलग होता है ना। तो वो भी देखेंगे इन्वायरमेंट। और तीसरा क्या होता है आपके पास, कि उसका पैटर्न, कि कौन से इन्वायरमेंट में क्या पैटर्न निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये करते हैं कि पैटर्न का मतलब एक इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन में जो हमारे अननोन वैल्यूज है उसका क्या आ सकता है वैल्यू, तो वो पैटर्न होता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स में हम लोग वो सॉल्व करते हैं। तो ऐसे आपके कितने न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, मिलियंस ऑफ। तो इसमें भी क्या करते थे, मिलियंस ऑफ क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो वो सारा सॉल्व करता है। इसलिए क्या था, डीप लर्निंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला जाता है। कि इसमें क्या करते हो, एक न्यूरॉन के लिए आप डिजाइन करते हो, और वो क्या करता है, हर एक न्यूरॉन का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के बेस्ट रिजल्ट फाइंड करता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे इसमें भी कि कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं। तो इसमें जो बेस्ट होता है आपका सीएनएन, आरएनएन, एलएसटीएम, ये सारी चीज क्या है, इंपोर्टेड एल्गोरिदम्स है। और इसमें मशीन लर्निंग में क्या आएंगे, एसवीएम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, असेंबल टेक्निक्स। असेंबल टेक्निक्स के अंदर रैंडम फॉरेस्ट, एंड एक आता है आपके पास केएनएन। ये क्या है, कि जो मोस्ट कॉमन होंगे ये है। अब इसी के बेसिस पे क्या है, अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे। इसकी बेसिक मशीन लर्निंग। तो सबसे पहला आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन देखेंगे। लीनियर रिग्रेशन क्या है, आपका इसका इक्वेशन ये बनता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, और यही सबसे बेसिक मॉडल है मशीन लर्निंग का। इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, बता सकते हो? वही। तो मान लो हमारे पास क्या है, ये एक्स है, ये वाई है। हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है इस तरीके से, 1 2 3 4 5। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डेटा पॉइंट है जिसकी एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसकी वाई की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालते हैं हम लोग, कि आप यहाँ पे x इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हो, और इसको क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट में लाइन ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आता है वही हमारा क्या होता है, वही। y की वैल्यूज होती है ना। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं,
ये तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपके पास क्या रहता है, सिर्फ वैल्यू रहता है पॉइंट। तो पॉइंट इक्वेशन आपका यही होता है। आप क्या करते हो, y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो पहला हमारा m होता है। m बेसिकली क्या होता है, स्लोप। स्लोप बेसिकली क्या कहलाता है कि जो भी हमारा इसके बीच में क्या होगा, अलग अलग डेटा पॉइंट्स के बीच में एक लाइन थ्रो होगा। तो ये लाइन का जो इंक्लाइन है वो क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड देन हमारे पास x जो गिवन होगा, जो हमारा 5 है। और हमारा c क्या होता है, रैंडम वैल्यू, कि हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं ताकि क्या हो, वो बेस्ट इक्वेशन दे सके। तो आप देखो कि मान लो कि ये y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हम ये क्या क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y भी मान लो कि हमारे पास 4 है, और ये हमारा क्या है, m 5 और प्लस c है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यूज कितनी है, 2 है। तो क्या हो सकता है दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वल टू 2m प्लस c, ये हो सकता है। ठीक ठीक है। c हमारा कांस्टेंट, लाइन इक्वेशंस में क्या होता है कि हम लोग कांस्टेंट देते हैं। और अगर लाइन इक्वेशन में ये देखो तो ये होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमारा ये y एक्सिस कट हो रहा है, तो वहां पे क्या वैल्यू आएगा, तो ये हमारा क्या होता है, सी होता है। तो ये कौन से पॉइंट में कट कर रहा है, तो 1 में कट कर रहा है। तो हमारा सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगा, है ना। देन वाई की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो ये हमारा 1 मान लो अप्रोक्स, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। तो ये इंटरसेप्ट पॉइंट होता है हमारा सी। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, एम फाइंड करते हैं। एम फाइंड करोगे तो उसके बेसिस पे क्या होगा, इक्वेशन बनेगा। कुछ भी ले सकते। यहाँ पे कुछ भी लेंगे इनिशियलाइज करने के लिए, लेकिन अगर लाइन इक्वेशंस में देखोगे तो सी की वैल्यू किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारा कोई भी इक्वेशंस कट करता हो वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट पॉइंट। हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट ही क्या होता है, सी होता है, समझे। तो ये क्या होता है, पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा, देन एम की वैल्यू आएगी और सी की वैल्यू आएगी। मान लो एम की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई। 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई। इस तरीके से एक इक्वेशन बन गया। अब क्या कर सकते हो, अब इस लाइन में कोई भी पॉइंट ले लोगे। मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अब इसकी वैल्यूज क्या होगी y की, वो फाइंड करना है। तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, कोई एक डेटा नोन रहना चाहिए। तो मान लो ये हमारा क्या 4 है, तो अब क्या करते हो, 2x, तो x की वैल्यू कितनी थी, 4। तो 2 इंटू 4 करेंगे प्लस 1 कितना आएगा, 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक इक्वेशन बनता है और इसके बेस पे हर एक डेटा पॉइंट्स को क्या करते हैं, फिर फाइंड करते हैं। फिर यही क्या होता है, आपका मॉडल बन गया। अब आपको क्या होगा, एक्स वैल्यू मिलती जाएगी, आप वाई वैल्यू क्या करोगे, प्रिडिक्ट करते जाओगे। प्रिडिक्ट मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकालते जाओगे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो हमने ये बताया था मशीन लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स का, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में क्या होता है, लेबल डेटा होता है। लेबल का मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों गिवन होगा। अनसुपरवाइज में क्या होता है, सिर्फ आपके पास वाई होगा, सॉरी एक्स होगा। एंड देन रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आपके पास डेटा नहीं होगा, तो आप रेंडमली क्या करोगे, एक इन्वायरमेंट बनाओगे और उसी में क्या करोगे, डेटा जनरेट करोगे। और उसमें से क्या होगा, आपके पास पेनल्टी रेट होगा और एक रिवॉर्ड होगा। उसके बेस पे क्या करेगा, अगर वो सही से चलता है, मतलब इनका सॉल्यूशन सही दे रहा है तो उसको रिवॉर्ड देंगे। अगर वो सॉल्यूशंस गलत दे रहा है तो क्या करेंगे, पेनल्टी। तो इसे क्या करेगा, वो डेटा जनरेट करेगा। तो ये क्या आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे काम करता है ज्यादा। देन हम लोग को ये दोनों में फोकस करना है। इसके अलावा एक सेमी सुपरवाइज होता है। सेमी सुपरवाइज में क्या होता है कि उसमें कुछ सुपरवाइज का डेटा होगा, कुछ अनसुपरवाइज होगा। तो क्या करोगे, आप कन्वर्ट करोगे किसी एक में। तुम लोग अगर अनसुपरवाइज में है कुछ डेटा, तो उसको क्या करेंगे, सुपरवाइज में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सुपरवाइज में ज्यादातर है तो उसको क्या करेंगे, सुपरवाइज, और अनसुपरवाइज में ज्यादा है तो अनसुपरवाइज। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कॉम्बिनेशन को किसी एक टाइप में चेंज करते हैं। देन फिर हमने बताया था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। पहले क्या होता था, पैटर्न हम लोग को कोडिंग के थ्रू लिखना पड़ता था। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है कि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डेटा के बेस पे आप क्या करो, खुद ब खुद पैटर्न फाइंड करो। तो ये चेंज हो गया हमारा। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, और रियल टाइम प्रेडिक्शन होता है। देन हमने बताया था यही सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट एग्जांपल। देन हमने बताया था कि क्या होता है डेटा, उसमें रिग्रेशंस और क्लासिफिकेशंस का आता है। रिग्रेशंस का मतलब कि जो भी आउटपुट आएगा वो हमें से क्या आएगा, नंबर्स में आएंगे। जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस, उसमें क्या होगा कि आपके पास हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए अलग अलग वैल्यू आ सकता है।
लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जैसे आपको मेल आया, तो मेल क्या होता है, या तो स्पैम होगा या फिर नॉट स्पैम होगा, है ना। तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, कि उसका फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज होगी। उसी तरह से अनसुपरवाइज में क्या होता है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होगा कि आप एक सेगमेंट बनाओगे अलग अलग ग्रुप्स बेस्ड ऑन जो उनके करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। दूसरा क्या था, एसोसिएशन, कि उनमें आपस में कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बट क्या कर रहे हो कि अगर रियल वर्ल्ड में क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो सकता है। जैसे हमने बताया था जितने भी ई कॉमर्स साइट होते हैं वो आपको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं ना, तो वही क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। देन सेमी में क्या होता है, हमने बताया कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप क्या करते हो, या तो क्लासिफिकेशन में या फिर क्लस्टर में जाते हो इसके थ्रू। देन हमारा री में क्या आता है कि आप इसमें क्या करते हो, अपना डेटा खुद खुद ब खुद एक इन्वायरमेंट में जनरेट करते हो। तो इसमें एग्जांपल हो गया कि मार्केटिंग और ड्राइवरलेस कार, ये सारी चीजें एग्जांपल। ये हमारा क्या था, ये सेमी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। सेमी सुपर क्लासिफिकेशंस में आप इस तरीके से क्या करते हो, डेटा कैटेगराइज करते हो। अगर आपके पास कोई नया डेटा आ गया तो आप इसको कैसे पहचानते हो, कि मान लो एक डेटा यहाँ पे आता, तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि वो इस क्लास में आता है कि इस क्लास में। पहला तरीका था कि डिस्टेंस, कि जिसके ज्यादा नियरेस्ट होगा वो उसी क्लास का हो जाएगा। दूसरा कि हम लोग सेपरेट लाइन खींच सकते थे कि इसके बॉर्डर के उधर क्या होगा, रेड होगा, और इधर क्या है, ब्लू है। तो आपके पास अलग अलग चीजें होंगी इसको डिफाइन करने के लिए, तो एल्गोरिदम होंगे। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है कि आप उसको क्या करो, नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिफाइन कर देते। रिग्रेशन में क्या था कि आपके पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होंगे। अब वो क्या नया डेटा पॉइंट्स कहाँ पे आ रहा है, उसका क्या करते हो, आप इक्वेशन सॉल्व करते हो। आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो मान लो हमने जो अभी लाइन का इक्वेशन बताया था, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये डेटा पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहा है, कि मान लो x की वैल्यू यहाँ पे है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी। एंड देन क्लस्टर क्या करता है कि बेस्ड ऑन द पैटर्न वो क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप में डिफाइन कर देगा। तो ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे। सुपरवाइज हमने बता दिया, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज में हमने बताया लेबल डेटा, अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा बेस्ड ऑन। सेमी सुपरवाइज कि उसमें क्या होगा, मिक्स रहेगा। देन रीइंफोर्समेंट हमने बता दिया, इसमें क्या होता है कि आपका मशीन क्या होता है, सिक्वेंशियली डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। देन इसका क्या है, इनपुट कॉम्प्लेक्सिटी और एक्यूरेसी। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का क्या है, थोड़ा सा डिफिनेशन है कि इनपुट डेटा में से क्या होगा, लेबल्ड होगा, इसमें अनलेबल्ड होंगे। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, सिंपल मेथड्स का यूज कर सकते हो, इसमें क्या होता है थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि वो पैटर्न फाइंड करना चाहता है। एक्यूरेसी क्या होगा कि अगर आपके पास लेबल डेटा है तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनसुपरवाइज में। बाकी ये डेफिनेशन है, ये क्या है, डेफिनेशंस पढ़ लो। तेरे स्लाइड आपने शेयर कर दी। हाँ वो डिस्कॉर्ड में होगा। मशीन लर्निंग के पार्ट में जाके पहले पूरे डाउनलोड करिए, लेकिन ऐसे हाँ, है, कर दिया। तो टेबल की मदद से बोल रहे डाउनलोड कर, क्या खोल के रखा है। देन मशीन लर्निंग में क्या होगा, कुछ टर्म्स होंगे जो आप हमेशा सुनोगे। पहला फीचर्स, फीचर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी आपके पास कॉलम्स होंगे, ये दिख रहा है, जिसके बेस पे आंसर फाइंड करना था, जो भी एक्स होगा वो हमारा क्या कहलाता है, फीचर्स कहलाते हैं। और जो हमारा क्या है कि जो आपको क्या प्रिडिक्ट करना है उसको हम लोग लेबल बोलते हैं। या तो लेबल बोलो, या तो फिर टारगेट वेरिएबल बोलो, या तो फिर वाई बोलो, या तो फीचर्स बोलो, एक्स बोलो, या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, गिवन डेटा बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, फीचर्स हो गया, एक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वाई। तो ये दो चीजें होंगी हर डेटा पे। अगर वाई नहीं होगा तो आपका अनसुपरवाइज में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हो, आप डिफाइन करते हो। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज फीचर्स एंड व्हाट इज लेबल, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। यूज एज अ इनपुट, जिसको हम लोग इनपुट की तरह यूज करते हैं अपने मॉडल्स के लिए। देन बाकी चीजें क्या है यहाँ पे, कि अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन से वहां पे उसको क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। देन लेबल्स क्या होते हैं कि आप जिसके बेसिस पे जो प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि आंसर, जिसको आंसर की बोलते हैं वो। और रिग्रेशंस में अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके क्या बोलते हैं, वाई वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है,
दिख रहा? सपोज कि आपके पास क्या है, कुछ डेटा दिया हुआ है, पर्सन का एज दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हेयर लेंथ दिया हुआ है, एंड देन आपको प्रिडिक्ट करना है कि वेदर अ पर्सन इज मेल और फीमेल। तो जो हमारा मेल और फीमेल प्रिडिक्ट करना है वही हमारा क्या हो गया, लेबल हो गया। और उसके अलावा जो डेटा गिवन है, जैसे पर्सन का एज है, हाइट है और हेयर लेंथ है, और वो सारी चीजें क्या होंगी, आपका एक्स हो गया। और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं। ये दो चीजें समझ में आई। फिर आपके पास मॉडल आते हैं कि आपने क्या किया, एक्स और वाई को क्या किया, डिफरेंशिएट करना सीख गए। अब इसके बेसिस पे क्या करोगे कि एक्स को ट्रेन करोगे, कि हमारा जो एक्स है वो किन चीज़ों पे ट्रेन होगा। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कुछ मॉडल्स यूज़ करोगे कि कौन सा इक्वेशन इसके लिए बेस्ट होगा। अगर सुपरवाइज है तो उसके अलग अलग एल्गोरिदम होंगे, अनसुपरवाइज है तो उसका अलग अलग। तो हम लोग उसके लिए फिर क्या करते हैं, एक इक्वेशंस जिसको मॉडल बोल रहे हैं वो चूज करते हैं। ये मॉडल्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स। ये क्या होता है आपका, बस रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स एंड द लेबल, कि किस फीचर्स के बेस पे क्या लेबल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, पैटर्न नहीं होता है ना। तो वो हम लोग क्या करते हैं, मॉडल में डिफाइन करते हैं, और यही फाइंड करता है हमारा मॉडल। अब इसके बेस पे क्या करोगे, आपने एक मॉडल डिफाइन कर लिया। अब क्या करोगे कि हमारे पास डेटा भी आ गया, इक्वेशंस भी ले लिया, अब उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्व करने का, कि आप डेटा लेते हो, एमएल एल्गोरिदम लेते हो, उसके बेस पे क्या होता है, सॉल्व करते हो, तो हमारा क्या होता है, मॉडल होता है। अब मॉडल बन गया, उसके बाद क्या करोगे कि आपका जो मॉडल बना है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्शंस, कि एक बार प्रिडिक्ट करके देखेंगे। तो हम जैसे ही प्रिडिक्ट करेंगे तो उसकी एक क्या आएगा, फिर हम लोग उसकी एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, कि जो आंसर हमने प्रिडिक्ट किया मॉडल के थ्रू वो, और जो रियल आंसर है वो दोनों सेम आ रहा है या फिर अलग अलग। तो कैसे चेक करते थे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे ना, कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जैसे आप क्या करते थे, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, देन आपका आंसर आता था, देन फिर क्या करते थे, पीछे देखते थे आंसर कि अगर वो दोनों मैच हो रहा है इसका मतलब सही है, अगर नहीं हो रहा तो गलत है, तो फिर से दोबारा सॉल्व करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, कि इन्होंने क्या किया, मॉडल बनाया, एक बार देखा बना के, और वो दोनों क्या किया, प्रिडिक्ट करके देखा, जो एक्चुअल वो है और जो मशीन बना बता के दे रही है वो दोनों सेम है या अलग अलग है। अगर वो सेम है तो मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, अगर अलग अलग है तो डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ। तो उस डिफरेंस को फिर क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, कि आप क्या करते हो, अपने मॉडल को इवेल्युएट करते हो। इवेल्युएट मतलब कि क्रॉस चेक करते हो कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। देन उसके बाद फिर क्या करते हो, उसको सही करते हो, कि हमने क्या किया था, यहाँ पे गलती की थी, ये इक्वेशंस में ये वैल्यू नहीं, दूसरी वैल्यू होनी चाहिए थी। तो वही हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटर ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का मतलब क्या हो गया, कि आप जो भी वैल्यूज कर रहे थे, यूज कर रहे थे, अब उसमें कुछ ना कुछ क्या करोगे, चेंजेस करोगे। तो वो हमारा क्या होगा, पैरामीटर ट्यूनिंग। और जैसे हमारा क्या होगा, ट्यूनिंग हो जाएगा तो उसको क्या करोगे, फिर आप प्रिडिक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। कि जैसे फिर आपका एक्यूरेसी 90 प्लस हो गया तो यूज करो। अगर ये पैरामीटर ट्यूनिंग करने के बाद भी एक्यूरेसी नहीं आ रही तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर से आपको चेक करना होगा कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है। क्योंकि आपका जैसा डेटा होगा वैसा ही आपका क्या होगा, आंसर होंगे। अगर डेटा गलत पास कर रहे हो तो क्या होगा, देन फिर आप डेटा प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया, डेटा क्लीन करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, कि लेबल करना, लेबल मतलब जितने भी क्या है टेक्स्ट डेटा उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना, वो सारी चीज किस में आएंगे, डेटा प्रिपरेशन में। देन अब उस डेटा के बेस पे कौन सा मॉडल क्या वर्क करेगा वो चूज करते हो। देन फिर क्या करोगे, ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद क्या करोगे, चेक करोगे एक्यूरेसी, कि कितना एक्यूरेट आ रहा है। एक्यूरेट आया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं, पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब अब उसको एडजस्ट करेंगे, कि कहाँ पे क्या चीजें गलती हो रही है वो चेक करोगे। तो ये हमारा पैरामीटर ट्यूनिंग होता है। देन उसके बाद फिर से क्या करोगे, प्रिडिक्शंस करके देखोगे। देन अगर सही आया तो क्या करोगे, रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शंस के लिए ले जाओगे, अगर नहीं आया तो फिर से आप क्या करते हो, यही सारी चीजें। या तो आपको लगता है कि डेटा जो है वो परफेक्ट है, तो आपको कहाँ पे चेंज करना होगा फिर, डेटा मॉडल पे। कि आप जो जिस डेटा पे जो मॉडल लगा रहे थे शायद वो मॉडल उसमें काम नहीं ना करे, क्या हो गया, कि मान लो हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो क्लासिफिकेशंस का था, और आप जो मॉडल यूज कर रहे हो वो किसका है, रिग्रेशन का है, तो क्या आएगा, फिर भी आंसर गलत आएगा ना। तो आप फिर क्या करते हो, नहीं कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा थोड़ा। तो ये हमारा क्या होता है, स्टेप्स। और यही स्टेप्स आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये लाइफ साइकिल बोलो, स्टेप्स बोलो, या फिर पूरा प्रोसेस बोलो कि मशीन लर्निंग में क्या होता है, तो यही आपको आंसर करना होता है। कि आप डेटा कलेक्शन करते हो, डेटा प्रिपरेशन करते हो, देन मॉडल को आप क्या करते हो, ट्रेन करते हो। देन आप क्या करते हो, एक्यूरेसी चेक करते हो। देन
अगर आपको एक्यूरेसी सही नहीं आ रही तो क्या करते हो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मतलब वही पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो। देन फिर प्रिडिक्शंस करके देखते हो। देन अगर सही आया तो ठीक है, और नहीं तो फर्दर फिर हम लोग इम्प्रूव करते हैं किसी एक स्टेप में। नहीं, हर एक मार्केट में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फिक्स है कि इस मार्केट में ये स्टैंडर्ड मतलब इतना मैक्सिमम जा ही सकता है, इसमें इतना ही मिनिमम जा सकता है। अगर उससे कम आ रहा है तो आपका फॉल्ट है, अगर इससे ज्यादा आ रहा है मतलब आपने कुछ ना कुछ नया चीज फाइंड किया है। तो ये होता है इसमें डेटा कलेक्शंस, इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो। ये डेटा कलेक्शंस में आप क्या हो, पूरा डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो इनको थोड़ा सा। डेटा प्रिपरेशंस, आप क्या करते हो कि जितने भी नल वैल्यूज हैं इनसाइड देखते हो, डेटा की क्वालिटी देखते हो कि कौन सा डेटा कितना हमारा क्या कर रहा है, यूटिलाइज हो सकता है। देन आप मॉडल यूज करते हो कि अगर वो क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन मॉडल यूज कर रहे हैं, अगर रिग्रेशन है तो रिग्रेशन, अनसुपरवाइज है तो अनसुपरवाइज को सेलेक्ट कर रहे हैं। देन आप क्या करते हो, फिर ट्रेन करते हो। तो इसमें ट्रेन और टेस्टिंग का होता है कि क्या करते हैं हम लोग, ट्रेन करने के लिए अलग डेटा रखते हैं और टेस्ट करने के लिए अलग। देन आप क्या करते हो, मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हो कि जो हमारा मॉडल है वो करेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल्स। देन अगर वो मॉडल सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए एरर को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अगर एरर मिनिमाइज करें मतलब कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस करेंगे। देन फिर आप क्या करते हो, प्रिडिक्ट करके देखते हो कि हमारा मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं, या फिर हमारा जो गोल है वो अचीव हुआ या नहीं है। एप्लीकेशंस वो पता है, अभी आजकल कहाँ कहाँ यूज होता है मशीन लर्निंग का, ऑनलाइन चलान करता है। हाँ। तो कैसे करता है, सबसे पहले आपका एक क्या होता है, इमेज क्लिक किया जाता है, उस इमेज को क्या करता है, क्लीन करता है, एंड उसमें क्या करता है, नंबर प्लेट निकालता है। तो जैसे वो नंबर प्लेट निकालता है तो वो नंबर रिकॉग्नाइज करता है। तो वो कैसे पता करता है कि वो नंबर ही होगा, तो वो पैटर्न पहले से क्या है, प्री डिफाइंड है कि उसने क्या किया है, एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट पे डेटा पे क्या किया है, उसको ट्रेन किया गया है कि किस तरीके के आप क्या कर सकते हो, फोटो में किस तरीके का नंबर निकाल सकते हो। तो हमारा ये होता है सोशल मीडिया में क्या होता है कि आपके सेगमेंट के बेस पे आप किस तरीके की चीज़ों को देखते हो सोशल मीडिया में, उस तरीके का क्या आता है, आपको चीज़ें रिकमेंड की जाती है। देन ट्रांसपोर्टेशंस एंड कम्युनिकेशंस में, ट्रांसपोर्टेशंस में क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा फाइंड करता है। कि पिछले बार में हम लोग क्या किए थे कि कुछ ऐसा पाथ है कहाँ से हम लोग जाएंगे कि हमारा क्या होगा, टाइम और कॉस्ट कम लगे। तो उसके बेस पे क्या करता है, आप मिनिमाइज करते हो। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस वो पता है, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट जिसको चैटबॉट बोलते हैं, तो वो सारा चीज यूज करते हैं ना, तो चैटबॉट हो गया। सेल्फ ड्राइविंग कार, डायनेमिक प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग मतलब कि बेस्ड ऑन द करंट डेटा अब उसके बेस पे क्या प्राइस होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस चेंज होगा। जैसे आपके पास क्या है, अमेजोन का हो गया, वो सारी चीज़ क्या लिस्टिंग होती है, तो सेल्स में क्या होता है कि अगर वो अमेजोन की तरफ से बिग बिलियन डे आ रहा है तो उसमें क्या करेगा कि उसमें यूजर्स का कोई हाथ नहीं, तो उसमें क्या होता है, ये जो रहता है इनको क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और उसके बेस पे कहता है। तो जो भी है अब उतना तो कर ही सकते हो तुम। एंड गूगल ट्रांसलेट, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, आप देखते हो कि जो हमारा नॉर्मल रिकॉर्डिंग होता है और जो आप यूट्यूब में रिकॉर्ड करके डालते हो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वॉइस का क्लीननेस होता है। देन आप देखते हो कि सारी चीज़ें क्या होता है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। अगर आप क्या करते हो, गूगल मीट का ना, सॉरी क्या है, जूम का आप प्रीमियम वर्जन खरीदते हो तो आप बैकग्राउंड को, नॉइस को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हो कि आप कुछ भी बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा हो लेकिन वो आपको गूगल मीट में नहीं सुनाई देगा। तो वो क्या है, वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास पहले से डेटा था, तो उसमें से बैकग्राउंड नॉइज को क्या करते हैं, अलग डिफाइन कर देते हैं कि ये जो नॉइज है वो बैकग्राउंड है, तो उसको क्या करना है, पैटर्न को देख के इसको रिमूव करना है। तो वो रियल टाइम में सारी चीजें करता है। फ्रॉड डिटेक्शंस, कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैसा है उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉड, कि मान लो कि हमारा नॉर्मल डेटा है और एक ऐप नॉर्मल डेटा है, तो उस तरीके से क्या करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शंस करते हो आप। बाकी ये सारी चीज़ क्या है, पूरा एल्गोरिदम है जो पढ़ोगे। हमें मशीन लर्निंग स्टार्ट होगा, मशीन लर्निंग स्टेटिस्टिकल मॉडल, मतलब जो नॉर्मल क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसमें क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस का होगा। तो हमने बताया लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, डिसीजन ट्री, एसवीएम, केनन, ये इंपॉर्टेंट होगा। नई बायस, नई बायस क्या है, प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, उसमें क्या होता है, उसमें एक आपने पढ़ा होगा कि प्रो नॉर्मल जो क्या होता है, एक हमारे पास जो भी नंबर ऑफ एक्चुअल होगा डिवाइडेड बाय टोटल, जितने भी वो है हमारे को आता है, प्रोबेबिलिटी होती है। एंड देन दूसरा आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल में क्या होता था कि हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशन आता था, उसके बेस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, तो वही हमारा क्या है, नई बायस है। देन आपका रिग्रेशंस में लीनियर रिग्रेशंस, लेसो, रिजिट और एसबीएम, वो सारी चीजें। क्लस्टर्स में
तो ये क्या है, या तो आप स्टैटिकल मॉडल का यूज़ करो, या तो असेंबल मॉडल का यूज़ करो, या तो फिर न्यूरल नेटवर्क का। ये सारे क्या है, मशीन लर्निंग के पार्ट है। तो जैसे आप मशीन लर्निंग में क्या जाओगे, न्यूरल नेटवर्क में जाओगे, तो यही क्या चेंज हो जाएगा, डीप लर्निंग में चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप लर्निंग बोलते हैं। कि आप अगर मशीन लर्निंग से न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वही हमारा क्या होगा, डीप लर्निंग हो गया। अब इसमें अलग अलग एल्गोरिदम होंगे, तो वही सारी चीज़ें आप क्या करते हो, फिर यूज़ करते हो। ये समझ में आया कि मशीन लर्निंग आपका कोर होता है, अब यहीं से क्या करते हो, चीज़ें अलग अलग डिवाइड करते हो। बाकी यही है ट्रेडिशनल। बाकी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या चेंजेस हैं, कि मशीन लर्निंग में क्या करते हैं हम लोग, फीचर एक्सट्रैक्शंस करते हैं, मतलब आप फीचर्स को खुद डिफाइन करते हो। लेकिन डीप लर्निंग में क्या होता है, वो फीचर्स को खुद ब खुद डिफाइन कर देता है मशीन्स। बाकी चीजें, बाकी ये क्या है, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपसे क्या होगा, एज अ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटा लीकेज, डेटा लीकेज क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम में क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उससे क्या होता है कि एक दो बंदे रहेंगे, उसको क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन वो क्या होगा, सारे के लिए क्या होगा, वो मॉडल काम नहीं करेगा, है ना। तो इसमें भी क्या होगा कि आप क्या करते हो, जब ट्रेनिंग देते हो ना, तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपका अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया, जो टेस्ट कर रहे हो डेटा, वो ट्रेनिंग में ही शामिल है, मतलब ट्रेनिंग के टाइम में उसको बता दी कि ये एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे, तो उसका क्या होगा, उस टाइम तो एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो क्या होगा, तो वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो वही क्या होता है कि वो हमारा डेटा लीकेज कभी भी नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग डेटा हमेशा सेपरेट होना चाहिए टेस्टिंग डेटा से। अगर वो पता चल गया ट्रेनिंग डेटा को, मतलब जो पढ़ रहा है उसको पता चल जाएगा, तो क्या होगा, वही चीजें रट के चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि वो तो सिर्फ क्या होगा, एक इक्वेशंस के लिए सोल्व हो जाएगा, मतलब जितने दिए उतने, और उसके अलावा न्यू वर्ल्ड में जाएगा तो क्या होगा, वहां पे फेल हो जाएगा, मतलब वो एक्यूरेसी नहीं काम करेगा। तो उससे क्या होगा, रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप जो भी मॉडल बनाते हो ना, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो वो क्या होगा, इन्वेस्ट, और प्लस इसके बेस पे बिजनेस मॉडल बन जाते हैं, तो बिजनेस भी क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और तीसरा, ट्रस्ट फैक्टर, जो गूगल के साथ हुआ था। गूगल ने भी क्या किया था, जल्दबाजी में अपना जेमिनी निकाला था स्टार्टिंग में, बर्ट, लेकिन वो चैट जीपीटी से क्या हो गया, बहुत ज्यादा फेल हो गया, मतलब उसका एक्यूरेसी आ ही नहीं रही थी। तो फिर क्या हो गया कि उसके चक्कर में फिर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किसका आने लगा, चैट जीपीटी का। तब इसीलिए क्या है, फिर गूगल थोड़ा सा पीछे हो गया इसमें। तो उन्होंने जेमिनी लाया, फिर जेमिनी 2 ला रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी इंप्रूव कर रहे हैं। कि आप जल्दबाजी में क्या करते हो, अलग डिसीजंस लेते हो, तो क्या होगा, आंसर गलत हो गया। कि उनका जो डेटा पे था वो काम सही से कर रहा था, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप पैटर्न अलग अलग तरीके से डालते हो, कि 100 बंदे 100 तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका क्या आएगा, आंसर गलत आ रहा था। तो वही हमारा इसमें भी होता है, तो वो डेटा लीकेज नहीं, वो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये कीवर्ड होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास भी डेटा है उसको क्या करते हो, ट्रेनिंग के लिए अलग, टेस्टिंग के लिए अलग, तो उसके लिए हमारे पास इसमें पहले से मेथड होते हैं। देन फिर आता है ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। ओवर फिट मतलब क्या हो गया, ओवर फिट का मतलब क्या होता है, बायस होता है। बायसनेस, कि आपके पास जो डेटा है वो क्या कर रहे हो, उसी के बेस पे सारा चीज रट लिए। जैसे अगर क्लासरूम में भी देखोगे तो दो तरीके का बंदा होता है, एक समझने वाला, एक रटने वाला। तो रटने वाला क्या होता है, चतुर। तो आपको जो क्वेश्चंस दिया जाएगा वही सिर्फ रट लोगे और उसी का आंसर कर पाओगे। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो वही हमारा कहता है ओवरफिट होता है, मतलब कि जितना डेटा है उसमें एक्यूरेसी 100% दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भी घुमा के पूछ रहे हो तो क्या हो रहा है, गलत बता दे रहे हो। तो क्या हो गया, वो मॉडल हमारा ओवरफिट हो गया। तो इसी तरीके मशीन लर्निंग में भी होता है कि आपके पास डेटा को जब ट्रेन किया था तो मॉडल क्या बता रहा था कि 100% एक्यूरेट है। अगर एक्यूरेट है तो मतलब सही से काम करना चाहिए था। तो मैंने थोड़ा सा भी क्या किया, उसमें डेटा को मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा भी चीज इधर उधर करोगे तो क्या होगा, जो 100% था ना वो 50% चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वहां पे फेल हो रहा है, मतलब ट्रेनिंग में अच्छे से काम कर रहा है, टेस्टिंग में फेल हो जा रहा है। तो वही हमारा क्या होता है, ओवर फिटिंग कंडीशन होता है। दूसरा क्या होगा, अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग में क्या होगा कि ना ही वो सही से पढ़ पा रहा है, ना ही सही से एग्जाम में लिख पा रहा है, तो हमारा अंडर फिटिंग। ना ही ट्रेनिंग में उसकी एक्यूरेसी आ पा रही है, ट्रेनिंग जब दे रहे उस समय भी क्या आ रहा है 50%, और जो उसका टेस्ट भी ले रहे तो भी क्या आ रहा है 40-50%। तो इसमें क्या होगा कि आपको दोनों चीजें इंप्रूव करनी होंगी। देन तीसरा होता है हमारे पास जनरलाइज मॉडल। जनरलाइज मॉडल का मतलब क्या होता है कि ना ही ज्यादा ओवरफिट होना चाहिए, ना ही ज्यादा अंडर फिट। तो ट्रेनिंग होनी चाहिए और जब अरे टेस्टिंग हो तब पे लगभग होती है। 50-50 मतलब क्या हो गया, तो वो भी तो गलत होगा। 50-50 होता तो क्या होता, गलत हो गया ना। आपका रेशियो 80-20,
90-10 इस तरीके का, 95 99% इस तरीके की एक्यूरेसी रहेगी, तो वो हमारा क्या होगा, जनरलाइज मॉडल हो सकता है। तो उसमें इसका मीनिंग क्या हो गया कि कुछ ना कुछ एरर पॉइंट आपको रखना पड़ता है, कि हर एक मॉडल में क्या कुछ ना कुछ एरर पॉइंट होगा। तो उस एरर पॉइंट को रखने के लिए हम लोग चेक करते हैं बायसनेस और वेरिएंस, कि जो हमारा मॉडल में क्या होगा, एक्यूरेसी किस में आएगी, ट्रेनिंग में आएगी, उसको बोलते हैं बायस। कि अगर ट्रेनिंग में ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है मतलब वो हाई बायस है। बायसनेस का जनरल मीनिंग क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म है हाँ। जहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो इसमें भी क्या होगा कि जो ट्रेन कर रहे थे उसी डेटा के बेस पे क्या हो गया, वो आंसर करेगा, किसी दूसरे डेटा को कंसीडर करेगा ही नहीं, न्यू डेटा को। तो वो क्या हो गया कि आप जनरलाइज बायसनेस हो गया, तो हाई बायस हो गया। लो बायस का मतलब क्या हो गया कि वो क्या कर रहा है, सबको जनरलाइज वर्जन में देख रहा है, कि सबको एक एक क्या इक्वल प्रोपोर्शन दे रहा है। देन वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि जो आप टेस्टिंग कर रहे थे वो डेटा, उसमें जो एक्यूरेसी आ रही है वो भी क्या आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो उसका मतलब वेरिएंस ज्यादा आ गया। वेरिएंस मतलब एक्यूरेसी का मतलब कोई डेटा पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर इसका वेरिएंस कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो आंसर प्रिडिक्ट कर रहे हो, एक्चुअल आंसर और जो प्रिडिक्ट आंसर, वो क्या है, दोनों अप्रोक्स सेम आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वेरिएंस कम होगा। तो हमारा लो वेरिएंस लो बायस का क्या कैस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। मैंने देखा नहीं है, चेक करके बताते हैं। देन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें क्या होगा, c की वैल्यू इक्वेशन के बेस पे जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं x, हमें गिवन होगा, और m क्या होगा, इस इक्वेशन के बेस पे निकाल लोगे, और y हमारा क्या होता है, जो आंसर निकलेगा। अब इसमें कोई ऐसा चीज है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब आप चेंज कर सकते हो, वो डेटा के बेस पे सारी चीज चेंज हो रही है ना, तो आपके पास क्या होगा, कुछ ऐसे वैल्यूज ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने क्या किया, इसमें +1 कर दिया। तो ये क्या है, ये +1 जो हमने किया वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। ये इक्वेशंस के अंदर हमने क्या किया, +1 लिख दिया, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। +2 लिख दिया, +4 +10 लिख दिया, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे ऊपर। तो जो हम लोग बाहर से चीजें ऐड करते हैं वही हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है, समझे। और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या कहलाता है, ट्यूनिंग। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहलाता है, कि हमने क्या किया, ये इक्वेशंस डेटा पे चेंज हो रहा है, कि आपके पास जैसा डेटा होगा ये वैसा वैल्यू देगा, लेकिन इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा क्या कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो वही वैल्यू जो ऐड करते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है। देन मॉडल ट्रेनिंग पता है, मॉडल्स पता है, कॉस्ट फंक्शंस और लॉस फंक्शंस वो देख लेंगे। इससे पहले आप एरर देख लो। एरर क्या होता है कि जो एक्चुअल में आंसर है और जो प्रिडिक्टेड आंसर है वो दोनों क्या है, उसमें जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, एरर होगा। एंड देन उसी एरर को बार बार चेक करने के लिए कि हमारा जो एरर है वो किस में मिनिमाइज हो सकता है, तो उसके लिए अलग अलग इक्वेशन होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शंस या फिर आपके पास लॉस फंक्शन। जो आपके पास मिनिमम एरर का डिफरेंस होगा, जो हमारे पास क्या रहेगा, एक वाई रहेगा जो हमने क्या किया है, रियल वर्ल्ड से कलेक्ट किया है, दूसरा वाई होगा जो मशीन ने प्रेडिक्ट करके दिया है। इसका जो रियल वर्ल्ड में 1 वैल्यू था लेकिन मशीन ने 2 करके दिया, इसका 2 था तो मशीन ने 2 फाइंड किया, इसका 3 था तो मशीन ने इसको 2 फाइंड किया, इसी तरीके से 4 था तो इसको मशीन ने क्या किया, 5 फाइंड किया। तो बताओ ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक का। इसमें कितना डिफरेंस है, 0 का, इसमें -1 का, इसमें -1, जो भी डिफरेंस आ गया। तो ये जो एक्चुअल डिफरेंस है वही हमारा क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। और ये एरर क्या है, आप इक्वेशंस में कि हमने देखा था, वेरिएंस में 3 तरीके का फॉर्मूला देखा था। एक होता था एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट में क्या होता था, एब्सोल्यूट में क्या होता था, जल्दी से बताओ। एब्सोल्यूट, देन आपके पास क्या था, स्क्वायर एरर। एब्सोल्यूट में क्या था, जो एक्चुअल वैल्यू था माइनस जो उसका प्रेडिक्टेड था, और ये उसका पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमारा एब्सोल्यूट होता था। एब्सोल्यूट मतलब जो आपके पास नेगेटिव मार्किंग है उसको क्या देता था, पॉजिटिव कर देता था। तो क्या होगा, 2 + 1 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा टोटल एरर कितना है, 4 है। दूसरा हमारे पास होता था किसी का स्क्वायर ऑफ करते थे, याद है, जो वेरिएंस में कर रहे थे, तो ये दोनों का एरर का स्क्वायर तो कितना होगा, 2 2 4, और इसका 1 1 कितना होगा, 6 होगा। तो अगर मीन स्क्वायर एरर करते हो तो हमारा 6 आ गया, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर एरर। तो स्क्वायर एरर आ गया। इसी तरीके से इसका क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, कि जो भी आपके पास सम आया डिवाइडेड बाय जितने डेटा पॉइंट्स है, कितना है, 4 है, तो 4 से डिवाइड करते थे तो कितना आता था, ये 3/2 मतलब 1.5। तो जिसका एक एक्चुअल एरर पॉइंट आ रहा है मीन से, वो हमारा 1.5 आ रहा तो एस मोड से क्या करते है। हैं, एस मोड से मोड। डेटा क्रिएट जनरेट करते हैं, वो भी देखेंगे अभी। तो ये हमारा क्या हो गया कि आपके पास 1.5 एक नॉर्मल एरर आ गया, मतलब
कि हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए अप्रोक्स 1.5 क्या है, एरर है। हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए अप्रोक्स देखोगे 1.5 एरर आ सकता है। तो वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट फंक्शंस या फिर लॉस फंक्शंस कहलाता है। उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रिडिक्शंस, टारगेट, लेबल, एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब क्या होता है? प्रिडिक्ट नहीं, एजम्पशंस एज्यूम करके चलते हैं कर कि मशीन लर्निंग में क्या होगा कि जो भी मॉडल्स होंगे उसमें क्या होगा कि इस टाइप का डेटा जाना चाहिए, आप एज्यूम करके जाते हो हमेशा कि अगर ये लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो इसमें इस टाइप का ही डेटा जाएगा, तभी क्या करेगा, बेस्ट आंसर देगा। तो ये क्या करते हैं, एजम्पशंस। तो इसके कुछ कुछ एजम्पशंस होंगे कि कौन सा मॉडल किस में सही से काम करेगा, किस टाइप के डेटा में, उसको बोलते हैं एजम्पशंस। देन फीचर सिलेक्शंस क्या होगा? फीचर्स किसको बोलते थे वो बताओ? एक्स जो जितने भी हमारे पास एक्स होते थे वो हमारा क्या होता था, फीचर्स होता था। और सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कौन हमारा एक्स काम का है और कौन नहीं काम का है, तो हम लोग सेलेक्ट करते थे, तो वो फीचर सिलेक्शन कहलाता है। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है? कोलिनियर पहले बताओ क्या होता है, कोलिनियर या कोरिलेशन? कोरिलेशन क्या होता था? टू पर्टिकुलर के बीच में एक्स और वाई में क्या रिलेशन क्या है? लेकिन हमारे पास दो ही एक्स हैं, एक्स 1 है और एक्स 2 है। अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या था, कोलिनियरिटी। कोलिनियर का मतलब होता है कि आपके पास एक्स और वाई कि अगर एक्स कितना चेंज कर रहे हैं तो वाई कितना चेंज होगा। और हमारे पास कोलिनियरिटी मतलब क्या है कि एक्स और वाई, सॉरी एक्स 1 और एक्स 2 में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। अगर एक्स कितना चेंज कर रहे हैं और एक्स 2 कितना चेंज कर रहे हैं, उसके बेस पे हमारा वाई कितना चेंज होगा। तो वही हमारा क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी होती है। इम्बैलेंस डेटा का मतलब क्या हो गया? बैलेंस मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब एक ही जैसा कि जितना हमारे पास ट्रेनिंग में उतना टेस्टिंग में होना चाहिए, ऐसा। या तो फिर क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्पैम और नॉट स्पैम में, मान लो हमारे पास 100 डेटा है। अब इसमें से 100 डेटा में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो 90 डेटा है वो हमारा क्या स्पैम का है, और जो 10 डेटा है वो हमारा नॉट स्पैम का है। तो अगर इसको आप नॉर्मली देखोगे तो एक्यूरेसी कितनी आएगी कि ये क्या बताएगा, 90 टाइम बताएगा कि वो क्या है, नॉट स्पैम है, और 10 टाइम्स क्या बताएगा कि वो स्पैम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 90 टाइम मतलब एक अच्छा एक्यूरेसी होता है 90, है ना। तो आप इसको बोलेंगे क्या कि 90% आ रहा है मतलब ये बेस्ट मॉडल है ना। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि आपके पास डेटा में जो है ना वो क्या है, मिस बैलेंस है, मतलब अनबैलेंस है। कि आप इसका क्या कर रहे हो, ज्यादा डेटा रख रहे हो और इसका कम रख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका ही ज्यादा वेटेज आएगा ना। डेटा से प्रोपोर्शन तो डेटा हमारा क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। तो अगर ये 100 में 90 है तो इसको भी क्या करना होगा, 90 करवाना होगा। या तो फिर ये 10 है तो ये भी 10 लेना होगा। तो वही हमारा क्या होता है, बैलेंस। अगर आप इन बैलेंस में जाओगे तो क्या होगा कि जिसका ज्यादा डेटा होगा एक्यूरेसी के चांसेस उसकी भी ज्यादा होंगी, है ना। तो वही हमारा क्या होता है, बैलेंस और इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोपोर्शन होगा डेटा में वो क्या होगा, अलग अलग होगा। देन उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस जो करते हैं ना उसके लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। जैसे आपने एक बोला स्मूथ, देन हमारे क्या करते हैं कि लोवेस्ट और हाईएस्ट की जिसका वैल्यू क्या है इसमें 90 है, तो इसको भी क्या करते हैं, इसी डेटा को 90 टाइम्स रिपीट कर देते हैं। ये हमारा जो 10 डेटा था ना उसी को क्या करते हैं 9 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, तो ये भी कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। लेकिन इसमें डुप्लीकेट आ जाएंगे, है ना। तो इसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा क्या होगा, लूज हो सकता है। लेकिन स्मोट में क्या होता है ना कि ये 10 डेटा है ना उसी के बीच में क्या करता है, रेंडमली जनरेट करता है, सेम डेटा नहीं रहता लेकिन उसी के बीच का डेटा रहेगा। तो वो हमारा स्मोट टेक्निक होता है, वो भी देखेंगे। देन इवोल्यूशन मैट्रिक्स, कोरिलेशंस हमने बताया। इवोल्यूशन मैट्रिक्स क्या आता है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन मैट्रिक्स। देन हमारे पास लर्निंग रेट क्या होता है कि आपका मॉडल कितने स्पीड कैलकुलेशंस करता है, तो उसके लिए क्या आता है, एल्गोरिथम्स को स्पीड अप करते हैं, तो ये हमारा लर्निंग रेट्स कहलाता है कि आपका इक्वेशंस क्या होगा, कितने जल्दी सीख सकता है। ये आपको पता है कौन सा इक्वेशन है, ये y=b0 और b1=x, ये क्या है, y=mx+c का है, तो वही है। देन इसमें होता है एक बेस्ट फिट लाइन। ये सारी चीजें भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट ये क्या है, कुछ टर्म्स है जो आप यूज करोगे। बेस्ट फिट लाइन क्या होता है कि आपका जैसा डेटा है उस डेटा में क्या कर रहा है कि मान लो आपका डेटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने क्या किया, 3 4 लाइन इसमें ड्रॉ किया कि पहला लाइन कुछ इस तरीके से गया, दूसरा लाइन कुछ इस तरीके से, तीसरा लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा है और चौथा लाइन इस तरीके से। तो इसमें हमारा बेस्ट लाइन कौन सा बनेगा, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5। तो हमारे डेटा के बेस पे हमारा जो लाइन है वो कौन ज्यादा सही है, बता सकते हो? वो टू वाला पक्का? 5 वाला वो साफ साफ दिख रहा है, तो इतना सोचना क्यों है। वही तो
क्योंकि आपका इक्वेशंस बनेगा, इक्वेशंस बेसिकली लाइन बनाता है, तो ये लाइन क्या होगा, रेंडमली बन सकता है। तो इसमें से बेस्ट लाइन कौन सा हो सकता है, ये जो हमारा 5 है, कैसे पता चला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स क्या हो रहा है, इसी के आसपास लाई कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या होता है, बेस्ट फिट लाइन होता है, और यही हमें मॉडल में फाइंड करना रहता है। ये समझ में आया कि आपके पास क्या लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 ये रेंडमली वहाँ पे क्रिएटेड होंगे डेटा के बेस पे। अब इसमें क्या करना है, आपको इंप्रूव करते जाओगे तो ये क्या होगा, इस डेटा के आसपास दिखेगा, और जो आसपास रहेगा वही हमारा क्या होता है, बेस्ट फिट लाइन होता है। और यही हमें हर इक्वेशंस में क्या करना था, फाइंड करना रहता है कि बेस्ट इक्वेशंस कौन सा बनेगा। बाकी ग्रेडियंट डिसेंट्स क्या होता है, कि क्या करते हो आप, धीरे धीरे क्या करते हो, जैसे आपका पहला लाइन, ये वन लाइन क्या हो गया, पहला हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया तो उसके बेस पे ये लाइन क्रिएट हुआ। अब हमने क्या किया, कुछ पैरामीटर में चेंज किया तो दूसरा लाइन ये क्रिएट हुआ। तीसरा फिर हमने क्या किया, फिर देखा कि ये भी बेस्ट नहीं है, फिर तीसरा हमने क्या किया, ये क्रिएट किया, ये भी बेस्ट नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया, फोर्थ ये क्रिएट किया, ये भी बेस्ट नहीं आया, देन फिफ्थ हमने ये क्रिएट किया। तो ये इटरेशन कितने टाइम्स चलेगा, आपको पता है, नहीं। नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ ना कुछ लूपिंग के थ्रू कर सकते हो कि 1 से 100 तक का चला दिया और उसमें से जो बेस्ट आया उसको रख लिए। या तो दूसरा क्या करोगे, कुछ इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, वो क्या करता है कि एरर को मिनिमाइज करता है। जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे, कैलकुलस कैलकुलस में एक टॉपिक होता है डेरिवेटिव्स, है ना, या फिर होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो कैलकुलस क्या करता है कि जो भी आपके पास डेटा पॉइंट होगा उसका मिनिमम वैल्यूज कहाँ पे आ सकता है, वो आप डेरिवेटिव्स में देखते हो। कि जैसे आप कैलकुलस में फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो ना, तो हमारा जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है वो नंबर आता है, और वो नंबर हमारा क्या रहता है, मिनिमम एरर रहता है, मतलब मिनिमम पॉइंट। डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन क्या था क्या सर, इसको तोड़ना कहते हैं हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, ना, डिफरेंशिएशन। कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट मतलब कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक बार चेंज करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। तो इसको हमारा इक्वेशन होता है कि जो भी वैल्यू होता है उसमें क्या करते हो, टू, जो हमारा एन आता है इधर आएगा, एक्स और एन माइनस वन करते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा, टू, ये इक्वेशन होता है, तो ये हमारा 2x आएगा। तो जहां पे हमारा ये इक्वेशंस में x की वैल्यू रखोगे ना, तो वहां पे जो एरर आएगा, इधर देख लो, तो जो हमारा 2x है ना, तो मान लो एक हमने इक्वेशंस बनाया है, इक्वेशंस जब भी बनता है तो उसका क्या बनता है, या तो लाइन बनेगा या तो फिर कोई कर्व बनेगा इस तरीके से, है ना। तो जो हमारा ये इक्वेशंस एक डेरिवेटिव के बाद आता है, तो हमेशा क्या बताता है, ये मिनिमम पॉइंट बताता है। ये दिख रहा है कि अगर आपको मिनिमम पॉइंट दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हो। तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे ना, तो उस डेरिवेटिव में या वो इस इक्वेशंस में मिनिमम कहाँ आ सकता है, तो हमें वो फाइंड करके दे देता है। तो अगर यहाँ पे मिनिमम है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये मिनिमम किसका देख रहे हैं, एरर का, कि मान लो हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो एरर का बना है, तो एरर को मिनिमम कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट में आएगा। और ये हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव से, जिसको हम लोग ग्रेड क्या बोलते हैं कैलकुलस में, हाँ, डेरिवेटिव्स ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जो हमारा क्या होता है, कैलकुलस का पार्ट होता है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं, वही हो गया हमारा एप्लीकेशंस। तो ये मिनिमम पॉइंट आ गया। अब इसमें मिनिमम पॉइंट में एरर कम होगा, एरर कम होगा तो क्या होगा कि जो हमारा लाइन होगा वो क्या होगा, आसपास में ज्यादा दिखेगा। कि मान लो ये यहाँ से इस पॉइंट से एक, तो जितना डेटा सही हो उतना लाइन आसपास दिखेगा डेटा। ये देखो, ये हमारे पास एक डेटा पॉइंट है। अब इस डेटा से और इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा है या फिर इस लाइन से इस लाइन का डिफरेंस ज्यादा है, बता सकते हो। ये हमारा है, और ये जो हमारे पास ये डेटा पॉइंट है, ये है ना एक, इस डेटा पॉइंट का डिफरेंस 1 से ज्यादा है या फिर 5 से ज्यादा है, वन से ज्यादा। 1 से ज्यादा है, मतलब डिफरेंस ज्यादा है, मतलब एरर ज्यादा है। तो इस एरर को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। तो मिनिमाइज किस में दिख रहा है, 5 वाले में। तो ये मिनिमाइज हम लोग कैसे पता चला, कि हमने ये बार बार इटरेट किया है, और ये इटरेट करने के बाद ये हम क्या किए, इस इक्वेशन को फाइंड किया है। तो पहला तरीका होगा, आप ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करोगे। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है कि वो इक्वेशंस अलग अलग इक्वेशंस बनाएगा और उसमें जो बेस्ट होगा वो आपको दे देगा। दूसरा तरीका, आप कैलकुलस का क्या करते हो, यूज करते हो ग्रेडियंट के अंदर। वो क्या करता है, पहले सॉल्व करता है और उसमें जो बेस्ट होगा, मिनिमम एरर देगा, वही क्या करेगा, सॉल्व करके आपको दे देगा एक ही बार में। तो इनका क्या होगा, एप्लीकेशंस इजी पड़ जाता है। तो ये कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है, कि मान लो हमारे पास इस तरीके का एक क्या है डेटा है, कि मान लो हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से एरर दिखा और इस तरीके से हमारे पास है। तो बताओ मिनिमम एरर कहाँ पे है, मिनिमम एरर मतलब ये मिनिमम पॉइंट, ये 1 है, 2 है और 3 है, कहाँ पे आ सकता है मिनिमम,
टू पे। कैसे पता चला आपको? यहाँ पे देख के पता चला। लेकिन मशीन में जब ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं ना, तो वो क्या करता है, एक एक पॉइंट का इसीलिए चेक करता है कि यहाँ से चलेगा वो, फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे उसको मिनिमम मिला सबसे ज्यादा, देन इसके ऊपर जाएगा। ये देख रहा है कि अभी भी मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ पे मीन आया था देन मैक्स जा रहा है, तो ये क्या बोलेगा कि ये बेस्ट है ना। लेकिन वो इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके आगे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से इंक्रीज होते जा रहा है पूरा, तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यही हमारा बेस्ट हो सकता था। या तो आप पीछे फिर दोबारा चले जाओगे, तो ये फिर क्या करोगे, और चेक करते रहोगे, दोबारा इसी तरीके से क्या करोगे, चेक करोगे, तो यहाँ पे मिनिमम आया, कि पुराने मिनिमम से ज्यादा यहाँ पे आया, तो ये हम कहाँ तक चेक करेंगे, इसका कोई आइडिया है? इन्फिनाइट टाइम्स था ना। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अभी मशीन लर्निंग में, कि हम लोग को नहीं पता होता है कि कहाँ पे मिनिमम हमें मिल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी आप फर्स्ट पॉइंट में ही रुक जाओगे कि हमारा यही बेस्ट है, कभी कभी आप थोड़ा सा क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, आगे जाओगे तो सेकंड पॉइंट मिलेगा, तो इसमें बोल सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब जहाँ पे आपको 3 महीने लग रहे थे, आप क्या कर रहे हो, मिलियंस ऑफ डेटा ट्रेन कर रहे हो ना, तो वही 6 महीने लग जाएगा, 10 महीने लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। तो वो हमें क्या करता है, नहीं दे फाइंड कर पाता, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसके जगह पे कैलकुलस का यूज करते हैं, कि एटलीस्ट जहाँ जहाँ मिनिमम हो सकता है दो चार वो फाइंड करके पहले दे दो, ताकि हम लोग उसके आसपास चेक करें और वो बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फिर ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर ही, ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स यूज करने लगते हैं। ये समझ में आया? इसी तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग, ये इक्वेशंस पे, और मैं आपको ये बाकी चीज़ें तो पता है। ईडीए क्या होता है, जो हम लोग ने नमपाई पांडास में किया था, डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आप डेटा क्लीन करते हो, डेटा ट्रांसफॉर्म करते हो, और देखते हो कि कौन से डेटा का क्या मीनिंग है। इतना चीज़ जो भी करते हो उसको बोलते हैं ईडीए। तो ये ईडीए का क्या है, पार्ट्स है। डेटा हैंडलिंग, आउटलायर्स, स्क्यूनेस कैसे करते हो, डेटा इनकोडिंग, फीचर्स स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे, और कौन सा फीचर बेस्ट है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ईडीए का पार्ट कहलाता है। बाकी ये क्या हो गया, बेसिक्स। एंड देन आपको लीनियर इक्वेशन से, आपके पास मान लो कि 10 कॉलम है या फिर 1000 कॉलम्स है, तो 1000 कॉलम्स तो सेलेक्ट नहीं करोगे। अगर सेलेक्ट करो तो एक्यूरेसी आएगी, बट क्या होगा, कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा कॉलम रहेंगे तो कैलकुलेशंस में भी टाइम लगेगा। तो फिर क्या करते हो, उसमें से 100 कॉलम उठाते हो, तो हमें कौन सा 100 कॉलम्स बेस्ट होगा हमारे वाई के लिए, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा फीचर इंजीनियरिंग होता है, कि ये बेस्ट 10 कॉलम्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए, या फिर ये बेस्ट 20। वो फीचर इंजीनियरिंग हम लोग देते हैं कोरिलेशंस और कोर लिनियरिटी। हाँ, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे जितना चीज़ डिस्कस किया है। आप इक्वेशन, हाँ वो कर देंगे। जैसे आपके पास क्या होगा, स्लोप, क्या था, ये दिख रहा है, इसमें स्लोप बोलो, ग्रेडियंट बोलो। तो स्लोप हमारा क्या था, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स कितना चेंज हो रहा है उसके बेस पे वाई हमारा क्या होगा। वही हमारा इक्वेशन बनता है, और वही इक्वेशंस क्या है हमारे पास, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि हमारा एक्स क्या चेंज होगा इसके बेसिस पे, सॉरी, जो हमारा वाई क्या चेंज होगा उसके बेसिस पे एक्स, या फिर एक्स हमारा क्या चेंज होगा उसके बेसिस पे वाई क्या होगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं, और इसमें स्लोप, स्लोप मतलब एम, ये हमारा क्या है, एम है। और एम हमारा क्या है, कि जितना हम लोगों ने एक्स को चेंज किया वो, तो उसके बेस पे वाई कितना चेंज हो गया। तो मान लो हमारा क्या है, 2x+1 है, इक्वल टू वाई, या फिर बोलो 2x है सिर्फ, ये 1 ही है। अब बताओ, एक्स में हमने 1 रखा, तो एक्स की वैल्यू हमने कितना रखा कि वाई की वैल्यू चेंज हुई, बता सकते हो? एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर एक्स की वैल्यू हमने 2 रखा है तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। अगर एक्स की वैल्यू हमने 4 रखा है तो वाई की वैल्यू 8। तो आप देख रहे हो कि विथ रिस्पेक्ट टू चेंज, कि जो हमारा वाई की वैल्यू चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो किस पे डिपेंड कर रहा है ज्यादातर, एक्स पे और उसके कॉफिशिएंट पे, है ना। तो ये कॉफिशिएंट ही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, कि कितने टाइम्स, अगर एक्स हमारा 1 है तो वाई कितने टाइम्स जा सकता है, वही हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। ये देख रहे हो कि अगर हमारा एक्स 1 है तो इसके कितने टाइम्स हमारा वाई होगा, तो 2 टाइम्स लिखा है तो 2 टाइम्स मतलब 2 होगा। अगर यहाँ पे क्या रहता, 1.5 रहता, इसका मतलब क्या होता, कि अगर हमने 1 रखते तो इसकी वैल्यूज 1.5 आती है, कि एक्स की वैल्यू कितने टाइम्स चेंज हो रही है, 1.5 टाइम्स चेंज होगा, और वही हमारा क्या होगा, वाई की वैल्यू होगी, और वही हमारा स्लोप कहलाता है। देन हमने बताया कि बेस्ट लाइन कैसे आप फाइंड कर सकते हो, कि आप क्या करते हो,
आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स इस तरीके से हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, और एक डेटा पॉइंट्स यहाँ पे है, और एक डेटा पॉइंट्स यहाँ पे रख लेते हैं। आपके पास फिर क्या करोगे, इक्वेशन लगाओगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा पॉइंट्स कि मान लो हमारा x कितना है, 14 है। अब इसके बेस पे y कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो अगर हमने क्या किया, x की वैल्यू 14 रखा, और हमारा m है, और एक c है, और m की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो पहले c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो c हमारा क्या हो सकता है, c हमने बताया था जहाँ पे y की पॉइंट कट करेगा, तो ये हमारा पॉइंट था। तो इस पॉइंट में अपनी वैल्यूज को लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, और दूसरा पॉइंट इसी के बेस पे, तो y हमारा उधर, तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रखते हैं, और डेटा पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपके लिए, कि जो हमारा डेटा पॉइंट्स है वो यहाँ पे है। कुछ इस तरीके से आपका डेटा पॉइंट्स है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी बताओ पहले, 8 होगी, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है, 8 है, तो सी की वैल्यू हमारी 8 होगी। देन एक्स हमने अगर 14 लेके चल रहे हैं, एक्स हम लोग 14 लेके चल रहे हैं, तो हमारा स्लोप कितना होगा, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज हो रहा है वो, और एक्स में कितना चेंज हो रहा है वो कैसे निकालते हैं, ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन दिख रहा है ना, वो डिफरेंस निकालते हैं। वही हमारा क्या होता है, एक्स और वाई होता है, निकालते थे y2 माइनस y1, इसी तरीके से निकालते थे ना, x2 x2 माइनस x1, इस तरीके से निकालते थे। तो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट निकल जाता है, तो यही हमारा क्या था, स्लोप होता है। तो ये हमारा m हो गया, m कितना है, -0.51। अब आप इसको क्या करते हो, इक्वेशन में सॉल्व करते हो, तो 0.51 इंटू 14 प्लस 8, तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी बताओ, कितना आएगी, 28 और 28 46 और 60 और 70, -7 होगा, +8 होगा, है ना, क्योंकि 0.5 है ना माइनस, तो 14 तो 70 होगा, तो 7 आएगा, और +8 है, +8 किया तो कितना आया वैल्यूज, 1 आया। आप देखोगे कि हमने x की वैल्यू थी और y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो इसी इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इस पॉइंट को निकालना चाहें तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितने रखा, 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे, तो 0.5 इंटू 2 कितना होगा, 1, मतलब माइनस में था, तो -1 होगा, प्लस कितना है, 8 है, तो कितना आया, 7। अब देखो इसका y की वैल्यू निकल गई। अब इस पॉइंट में, इस लाइन पे जहां पे भी पॉइंट होगा, वो ये इक्वेशंस क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सर ये वैल्यू आप 9.7 वैल्यू दे रखी होगी। लाइन इक्वेशंस में x की वैल्यू देके रखती है ना, और हमारे पास कितने इक्वेशंस बनेंगे, कि जितने आपके पास डेटा पॉइंट्स होंगे उतना इक्वेशन बनेगा। तो ये इक्वेशंस हमने अभी नॉर्मली यहाँ पे बनाया, कि मान लो हमारे पास ये क्या रहता, हमारे पास ये लाइन यहाँ पे रखते हैं, तो अब कितने वैल्यूज है, स्लोप की वैल्यूज 4.8 है, सी की वैल्यूज क्या है, अप्रोक्स 1 के आसपास होगा, मान लो 1 ही कर देते हैं, 1 के आसपास आ गया। देन नया इक्वेशंस बना, क्या बन सकता है, y इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, 0.52 प्लस एक्स होगा, प्लस सी हमारा कितना है, 1 होगा, तो ये एक इक्वेशन बना। तो ये पूरे लाइन का इक्वेशन बन गया, कि इस लाइन में जहां पे भी डेटा पॉइंट्स होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन हमें ये कौन सा इक्वेशन चाहिए, इस लाइन के लिए चाहिए ना। तो इस तरीके से आप कितना लाइन इक्वेशन बनाओगे, इन्फिनिटी बनाओगे, तो इसमें से बेस्ट कैसे पता चलेगा आपको, तो आप क्या करते हो, एम और सी की वैल्यू बार बार चेंज करते हो, देख रहे हो आप क्या कर रहे हैं, सी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो हमारा क्या रहा है, अप्रॉक्स हम लोग इसके आसपास आ सकते हैं, तो सी की वैल्यू हम लोग क्या करें, चेंज करते जा रहे हैं। दूसरा, एम की वैल्यू चेंज करोगे मतलब स्लोप, तो आप देखोगे यहाँ पे एम की वैल्यूज चेंज होगी, ये चेंज हो रहा है, तो ये दो वैल्यूज आप चेंज करके क्या कर सकते हो, बेस्ट लाइन फाइंड कर सकते हो। तो ये कब तक चेंज करेंगे, ये तो हमेशा क्या रहेगा, घूमते रहता है ना, इसमें कब तक हमें जाना है, जब तक हमारे पास क्या हो, इन डेटा पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस मिनिमम ना हो।
कि जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स है उसका मिनिमम ना हो वो। और ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मिनिमम, कैसे देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल वाई था और जो हमने मशीन्स या फिर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व किया है वो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो हमने क्या किया है, डिफरेंस फाइंड करना है कि ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये कितना है 5 है, और ये हमारा 4 है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 1। तो हम लोग 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला होता है नॉर्मल वैल्यूज को क्या करो प्लस करते जाओ, तो क्या होगा +1 -2 और +1, यहाँ 3 से 4। तो ये कितना आएगा, अच्छा 2 -2 3 1 4 2 और 3 4। ये होगा ना सिर्फ माइनस पे, और ये भी पे माइनस होगा, ये सिर्फ प्लस पे होगा। तो इसको प्लस कर दो और इसको इसको माइनस कर दो। तो हमारा एरर कितना आ रहा है, क्योंकि 2 माइनस में था, -1 +2 और -1। तो ये कितना हो गया 0, मतलब एरर 0 है, लेकिन एक्चुअली में 0 है। तो ये हमारा अगर नॉर्मल वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सही से नहीं बता पा रहा है। दूसरा तरीका क्या होगा, एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट में क्या आता है कि जितने भी साइन है उसको एक साइन में चेंज कर देंगे। तो क्या होगा +1 +2 और +1, कितना आ रहा है एरर 4। तो एब्सोल्यूट में क्या होगा कि 4 आ गया, कि हाँ चलो अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं कि इन सबका सम कितना 4 है, हो गया। बट इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे कि इसका भी 4 आएगा, और जो हमारे पास हाईली क्या रहेंगे, वेरिएंस वाले रहेंगे, उसका भी 4 आएगा कभी कभी। तो उस समय भी क्या करेगा, ये भी कुछ ना कुछ रिजल्ट गलत बताता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्चुअल वाई है माइनस जो हमारे पास प्रिडिक्टेड वाई है, उसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये कहाँ पे देखा था हमने, वेरिएंस में देखा था। वेरिएंस में क्या करते थे, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला होता था डेटा पॉइंट्स जो हमारा एक्स होता था माइनस मीन का होल स्क्वायर, यही था ना। तो ये हमारा क्या था, वेरिएंस था। और यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, दिख रहा है। स्क्वायर क्यों कर रहे थे वहां पे, क्योंकि ये वहां पे बेस्ट रिजल्ट दे रहा था स्क्वायर करने के बाद। और यहाँ पे भी ये भी क्या दे रहा है, बेस्ट रिजल्ट देगा आपको स्क्वायर ऑफ करने के बाद। देन इसी में क्या करते थे, इसका एवरेज निकालना रहता था। तो एवरेज कैसे निकालते थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एन करते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला स्क्वायर एरर, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर एरर, कि हमने जो भी एरर आया उसका स्क्वायर ऑफ किया, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, स्क्वायर एरर बोल रहे हैं। इसी का अगर मीन फाइंड करना रहे तो क्या कर सकते हो, हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स थे, 3 थे ना। तो डिवाइडेड बाय 3 करते तो क्या होता है, ये हमारा सम था, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एन। तो ये हमारा क्या होता था, मीन निकलता था। और चूंकि ये क्या है, स्क्वायर एरर है और इसका मीन निकाल रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मीन स्क्वायर एरर। तो ये हमारा क्या होता है, पहला इक्वेशन बनता है कि मीन स्क्वायर एरर क्या होगा, आप चेक करोगे एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड में। ये समझ में आया। और हमें क्या करना होगा, ये जो मीन स्क्वायर एरर है वो क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। क्योंकि यहाँ पे यही कर रहे थे ना हम लोग, कि जो एक्चुअल में था और ये दोनों क्या हो, कम हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। और जब हम लोग मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करते हैं ना, तो यही हमारा सबसे पहला मशीन लर्निंग मॉडल है। और इसको हम लोग बोलते हैं OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एरर। कि जो हमारा एरर आ गया वो मिनिमम आ गया, और अगर मिनिमम एरर आ रहा है तो क्या होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, हो सकता है। तो ये हमारा क्या आएगा, OLS कहलाएगा, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। क्योंकि कि जो भी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर वो मिनिमम है तो वही हमारा क्या बन गया, OLS बन गया। और ये हमारा क्या होता था, स्टार्टिंग से यूज होता था पहले, कि जब हम लोग कैलकुलेशंस करते थे ना कोई भी चीज प्रिडिक्ट करने के लिए मैथमेटिकली, तो OLS का यूज करते थे। तो ये समझ में आया कि मीन स्क्वायर एरर कहाँ से ला रहे हैं, स्क्वायर एरर क्या होता है, देन मीन स्क्वायर एरर क्या होगा। इसी में फिर एक एब्सोल्यूट एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर, या फिर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, कि आप सिर्फ स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू का कर रहे हो, तो वही क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, है ना। तो ये क्या होगा कि वैल्यू के बेस पे आप फॉर्मूला चेंज कर रहे हो। ये बेसिक समझ में आया थोड़ा सा। देन इसी का इम्प्लीमेंटेशन कल करेंगे। ये मिनिमम मिलेगा वही हमारा OLS मॉडल होगा, स्क्वायर। कि जो हमारे लीस्ट मिनिमम एरर का स्क्वायर किए वो क्या हो गया, मिनिमम आना चाहिए। तो ये हमें कब पता चलेगा, तो जब जैसे हमें पता चल जाए वही हमारा क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर एरर मॉडल होता है। और ये हमारा फर्स्ट मॉडल है मशीन लर्निंग का। ये समझ में आया। तो ये हम लोग कल देखेंगे। ये हमारा लाइन इक्वेशंस के बेस पे था सारी चीजें।
सिंपल सा, अगर आप देखो, आपको क्या करना है कि डेटा के बेस पे आप एक लाइन इक्वेशंस फाइंड कर रहे हो और कुछ नहीं।